हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पूरी विश्व की जनसंख्या के हमें पूरी जन विश्व की जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना है। और जो हमारी सेकंड बुक है उसमें भी एक चैप्टर है, लेकिन हमें उसमें हमें भारत के लेवल पर पढ़ना है, लेकिन इसमें हमें पूरे विश्व के लेवल पर पढ़ना है। इसमें हम वितरण यानी कि जनसंख्या का कितना फैलाव है, किन किन देशों में ज़्यादा जनसंख्या है, और घनत्व और वृद्धि, इनके बारे में हम जानेंगे। घनत्व क्या होता है ये आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये एक पैराग्राफ है, पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यानी इसमें कहा गया है कि केवल सोने चांदी व्यापार इनसे नहीं, एक अच्छे स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र सुलभ बनता है। मतलब एक स्त्री और पुरुषों से भी राष्ट्र अच्छा बनता है। जरूरी नहीं कि हर जगह मतलब सोना चांदी हो, वहाँ पे लोग भी होने चाहिए, तभी तो सोना चांदी काम आएगा। सत्य और सम्मान की खातिर जो जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश ऊंचा उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक देश की पहचान ये है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। वो वहाँ के लोग जैसे होंगे, वहाँ की संस्कृति जैसी होगी, वही एक राष्ट्र की पहचान होती है। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। ये नाम आपको याद रखना है, पूछा भी जाता है कई बार। अब सबसे पहले दो लाइन देखिए। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो केवल 10% क्षेत्र में ही है। यानी कि चाइना, भारत और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, यूरोप के जो क्षेत्र हैं, इन छोटे छोटे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। आपने देखा होगा रूस सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसमें जनसंख्या कितनी है? केवल 15 करोड़। तो जो बड़े क्षेत्र हैं, अब जैसे अमेरिका और भी जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उनमें जनसंख्या कम है। लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्र है, भारत और जैसे चाइना थोड़ा बड़ा है, लेकिन अफ्रीका के कुछ देश है उनमें जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पर उनका क्षेत्र कम है। तो इसमें ये बताया गया है। सेकेंड देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 7% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 10 केवल दुनिया के 196 देशों में से केवल 10 देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है, बाकी 40% और देशों में निवास करती है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये थोड़ा उल्टा है, सॉरी, इसे देख लीजिए आप। इसमें 10 देश बताए गए हैं। सबसे पहले चीन आता है, फिर भारत आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। यानी पहले नंबर पे चाइना है और फिर भारत है। इन दो देशों में सर्वाधिक जनसंख्या है। अब हमें इसका मेन टॉपिक है वो देखना है, जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जिस प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितने लोग पाए जाते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, वहाँ एरिया के 1 किलोमीटर के एरिया में, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग पाए जाएंगे उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहीं पे ज़्यादा लोग हैं तो कहीं पे कम लोग होते हैं। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरीके से लिखी है, देख लेना अलग अलग डेफिनेशन। जनसंख्या का घनत्व कैसे मापा जाता है? जनसंख्या और क्षेत्रफल, यानी कि नीचे 1 किलोमीटर होता है और ऊपर जनसंख्या यानी कि प्रति 100 पर, ऐसे जनसंख्या निकाला जाता है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। एशिया में चाइना और भारत में, क्योंकि ये ऐसे विशाल जनसंख्या वाले देश हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर भी बहुत कम से कम 500 लोग तो होंगे ही। अब जनसंख्या घनत्व उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हम टॉपिक देखते हैं,
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ नहीं रही उसे प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि किस कारण हमारी जनसंख्या में रुकावट आती है। सबसे पहले तो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो जल की उपलब्धता। आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहरों में जल की उपलब्धता बहुत ही कम हो पाती है। ऐसे शहरों को छोड़ छोड़कर लोग भागने लगे हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यानी कि लोगों को सुविधाएं चाहिए, जहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी वहाँ ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है नदियाँ घाटियाँ विश्व की सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। नदियाँ घाटियाँ जहाँ पे नदी होंगी, जहाँ पे तालाब होंगे, जहाँ पे पीने का जल स्वच्छ होगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए यमुना के इलाके के जो क्षेत्र हैं, गंगा के इलाके के जो क्षेत्र हैं, नर्मदा के, ब्रह्मपुत्र की, नदियों के इलाके की जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलती है। दिल्ली में भी यमुना से ही जल की पूर्ति हो पाती है। भू आकृति, जहाँ भू आकृति होगी, यानी कि गांव के लोग तो अधिक से अधिक देश की 75 लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो जहाँ की मतलब भूमि अच्छी होगी तो वो भूमि के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण है ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। यानी कि लोग पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते, वो समतल भूमि पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक जलवायु भी ऐसा कारण, जहाँ पर आए दिन भूकंप आते हैं वहाँ लोग, जहाँ आए दिन बाढ़ आती है वहाँ पर लोग रहना पसंद क्यों करेंगे, वो ऐसे जगह पर आएंगे जहाँ पर सर्दी मतलब मौसम अच्छा रहे। अति उष्ण अति अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी कि ना ज़्यादा ठंड पड़ती हो ना ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, एक अच्छा सा मौसम रहता हो, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। मृदाएँ, जहाँ उपजाऊ मृदाएँ होंगी और जैसे दोमट वाले प्रदेश में अधिक लोग रहते हैं, यानी जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होंगी, जहाँ फसलें हो सकेंगी, वहाँ पर अधिक से अधिक लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मृदाएँ गहन कृषि का आधार बन जाती है। ये तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक थे। इन्हें मतलब मानव द्वारा ये प्राकृतिक कारक थे, इनमें मानव का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अब आर्थिक कारक देखेंगे जिनमें मानव का हस्तक्षेप होता है। मानव आर्थिक रूप से भी, यानी कि पैसे कमाने के लिए भी कहीं और जाता है। खनिज, सबसे मुख्य कारण है खनिज, यानी कि ऐसे पदार्थ जो खनन द्वारा निकलते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि सब खनिज हैं। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाविया, तांबा पेटी एक इसका अच्छा उदाहरण है। यानी लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उद्योग और व्यापार ज़्यादा हो, जहाँ पे खनिजों की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ पर अच्छे से उन्हें खनिज उपलब्ध हो जाएं और अच्छे से वो व्यापार कर सकें। ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। अब देखिए नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व शिक्षित चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के बेहतर साधन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि लोग नगरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप देखना गांव खाली हो रहे हैं धीरे धीरे, आपको खुद पता होगा ये, क्योंकि गांव से धीरे धीरे लोग शहरों में बस रहे हैं। क्यों? एक अच्छे रोजगार के लिए। क्यों? गांव में इतना रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार है तो केवल कृषि, और कृषि पर इतनी जनसंख्या निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि कृषि जिनके पास खेत होते हैं वो तो कृषि करते हैं, लेकिन जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, कोई खेत नहीं होता, वो नगरों की तरफ बढ़ते हैं। और नगरों की तरफ वो, चाहे उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हो, लेकिन वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर रहते हैं। तो ये सब नगरीकरण होता है। अब देखिए औद्योगिकरण, यानी उद्योगों की तरफ आकर्षित। औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है।
इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन व परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। यानी कि लोग ऐसी तरफ भी ज़्यादा जाते हैं जहाँ बड़े बड़े उद्योग हो, उन्हें रोज़गार मिल सके, और बड़े बड़े कारखाने हो, उनमें उनको आसानी से रोज़गार उपलब्ध हो, ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं लोग। अब आर्थिक कारक देख लिया, अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक देखते हैं। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर वहाँ के खान पान उन्हें अच्छा नहीं लगता। कई लोग तो खाने के लिए भी शहरों में जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों में चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं खाने के लिए केवल, क्योंकि लोग गांव से उठकर दिल्ली के चाट पकौड़े खाने के लिए आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बस जाते हैं कि हमें यहाँ पे जंक फूड खाना है। अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। ये केवल हमारी संस्कृति के कारण ही इन्हें छोड़कर आते हैं जगह को। जनसंख्या वृद्धि, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है दो समय अंतराल यानी एक वर्ष के बीच में चाहे जनसंख्या घटी हो चाहे जनसंख्या बढ़ी हो। हाँ, जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना ही नहीं होता, मृत्यु दर में वृद्धि भी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके दो पार्ट होते हैं जनसंख्या वृद्धि के, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब है जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, ये भी वैसा ही है। अगर मृत्यु दर ये इसका विपरीत है। अगर मृत्यु दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी और जन्म दर बढ़ेगी तो ये धनात्मक जनसंख्या होगी। अगर मृत्यु दर बढ़ेगी और जन्म दर घटेगी तो ये ऋणात्मक होगा। मतलब अगर जन्म दर बढ़नी चाहिए और मृत्यु दर घटनी चाहिए तब तो ये धनात्मक होगा, वरना ये ऋणात्मक है। अब देखिए सबसे मेन टॉपिक प्रवास। प्रवास क्या होता है भाई? एक जगह से दूसरी जगह लोग बस जाते हैं, उन्हें प्रवास कहते हैं। यानी कि आप गांव से अगर शहर आ गए तो वो शहरीकरण हो गया, शहरी प्रवास। अगर आप शहर से गांव चले गए तो वो गांव का प्रवास हो गया। अगर गांव से किसी गांव चले जाते हैं तो वो दूसरे गांव का प्रवास हो गया, और नगर से किसी नगर चलते हैं तो वो नगरीय प्रवास होता है। ऐसे क्या आगे देखिए, अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपना स्थान बदल कर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। यानी कि एक अपना स्थान, जन्म स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना वो प्रवास कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। स्थायी का मतलब है जहाँ हम एक बार छोड़कर दूसरी जगह बस गए वो स्थायी होता है, लेकिन अस्थायी में हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। मौसमी में हम मौसम के हिसाब से इसे बदलते रहते हैं। प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब क्या है? जो नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। यानी कि आप गांव से दिल्ली आए तो दिल्ली आपका अप्रवास हुआ, और जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यानी आप किसी स्थान से बाहर चले गए बिल्कुल, यानी कि इस इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले गए तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। आप देखिए प्रवास के कुछ 3-4 पॉइंट। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी यानी कि 7 अरब से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को कई शताब्दियां लगी है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। 8000 से 12000 वर्ष पूर्व यानी जनसंख्या बहुत ही कम थी। 1750 ई के पास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तब विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। देख रहे हैं आप, जब 1750 तक केवल अंग्रेज हमारे भारत में आ चुकी थी उस टाइम पे, और केवल 55 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। तो उस टाइम पे बहुत ही 15-20 करोड़ होगी, इससे भी कम हो सकती है, बहुत ही कम जनसंख्या होगी उस टाइम पे। और आज हम 140 करोड़ के वो हैं, यानी कि 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में, और पूरे विश्व की 7 अरब। ये कैसे हुआ? ये केवल
1750 और अब क्या है 2020, यानी कि केवल 250 सालों में ये कैसे हुआ। तो ये सब, ये देखिए, अगर 2 व्यक्ति है उनसे 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ऐसे तो जनसंख्या का विकास होता है। पहले जनसंख्या बहुत कम थी तो उनसे कम लोग बनते थे, अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनके डबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, एड्स और सॉरी यहाँ पे वो है, यहाँ पे एड्स, उस टाइम पे जो जनसंख्या का प्रभाव था वो किस कारण होता था, एक तो एड्स के कारण और एक चेचक के कारण। ये 2 बीमारियाँ थे जिनके कारण लोग बहुत ही ज़्यादा मर रहे थे और उस टाइम पे। और ऐसे ही 100 साल बाद ऐसी बीमारी आती है, जैसे अब कोरोना वायरस आया है, और उससे पहले पोलियो और प्लेग, ऐसी बहुत सी महामारियाँ थी, तो ये इन महामारियों से इनमें प्रभाव पड़ा था। अब एक लास्ट टॉपिक देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि जनांकीय संक्रमण से क्या अभिप्राय है और इसके प्रकार बताइए कि किन कारणों से ये होता है। जनांकीय संक्रमण का अर्थ है लोगों का कम होना, यानी कि उनकी स्थिति में कमी आना। एक तो सबसे इस कम के कारण है बेरोजगार। जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा मरेगी भी। महामारी, यानी कि जैसे महामारी आती रहती है उन जनसंख्या को प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं धीरे धीरे। अशिक्षित, यानी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि ज़्यादा जनसंख्या नुकसान का कारण होती है। और संसाधनों की कमी, यानी कि संसाधन कम है तो उन्हें रोज़गार भी नहीं दिए जाते। अगर वो उनके पास बेरोजगारी है तो फिर जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो ज़्यादा लोग अशिक्षित होंगे, और अशिक्षित होंगे तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो ये 5 पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, 3rd चैप्टर इसका। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।